नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज महिला दिवस है और इस अवसर पर नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ चाय की चौपाल लगा रहे हैं और ये चौपाल शुरू हो चुकी है। 1200 जगहों पर नरेंद्र मोदी की ये चाय चौपाल है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं और देश भर में महिलाएं उनसे बात करेंगी। हमारे साथ अब किरण बेदी जी बैठी हैं स्टूडियो में। शुरू करें। चलिए सीधा चलते हैं अब हम अपनी लोकेशन पे, बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जहां पे मोदी जी हमें संबोधित करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेरी सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर युग में, हर भूभाग में यह डिबेट निरंतर चलता रहा है। और मैं मानता हूं ये हेल्दी डिबेट है। किसी भी स्वस्थ समाज के विकास के लिए व्यापक रूप से उन समस्याओं की चर्चाएं हो, उनके सपनों के संबंध में चर्चाएं हो, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इस टेक्नोलॉजी का भी बहुत आभारी हूं कि इस चाय पे चर्चा के माध्यम से मुझे एक साथ लाखों बहनों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। एक छोटा सा विषय और मैं कहना चाहता हूं। चुनाव घोषित हो चुके हैं। अगर एक बार देश की महिलाएं ठान ले कि भारत का भाग्य हम निर्धारित करेंगे, तो मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान की कोई वोट बैंक काम कर सकती है। सारी वोट बैंक अपने आप खत्म हो जाएगी। इतनी ताकत महिलाओं में है। एक छोटा सा काम हर कोई करे, लेकिन महिलाएं विशेष रूप से करें। कल 9 मार्च को भारत के चुनाव आयोग ने एक दिन पूरे देश में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष प्रावधान रखा है। इन 9 मार्च का उपयोग हम सब करें। और अब तो ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम भी और 10, 12, 15 लोगों को कहें कि भाई ये लास्ट चांस है, इसको हम जाने न दें, क्योंकि भारत के भाग्य के निर्माण में चुनाव प्रक्रिया का बहुत बड़ा महत्व है। और चुनाव प्रक्रिया में बहनों की भूमिकाएं, महिलाओं की भूमिकाएं जितनी व्यापक होगी, जितनी असरकारक होगी, उतना ही आगे का रास्ता ज़्यादा अनुकूल होगा। और इसलिए मैं आज इस माध्यम से सबसे आग्रह करता हूं कि अवश्य ही 9 मार्च का उपयोग मतदाता जागृति के लिए, मतदाता रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यापक रूप में हो। उसमें भी महिलाएं अग्रिम पंक्ति में रहें। आज भी वोटर संख्या में बहुत स्थान ऐसे हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के वोटर रजिस्ट्रेशन कम है। 2%, 3% भी मार्जिन, वो भी तो मिटना चाहिए। उसके लिए जागृति ही बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और उसको हमने करना चाहिए। आज मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, महिलाओं से सुनना है, उनके सवाल मुझे समझने हैं। मेरे पास कुछ जानकारी होगी तो मैं देने का प्रयास करूंगा। मैं एंकर से अनुरोध करता हूं कि वो सवालों का सिलसिला शुरू करें।
चलिए हम अपना पहला प्रश्न लेते हैं और इलाहाबाद चलते हैं। वहाँ पे काफ़ी भीड़ जुटी हुई है, बहुत इंतज़ार किया है उन्होंने मिस्टर मोदी का, और अब मोदी जी उनके सवालों का जवाब देंगे। पहले हम चलते हैं इलाहाबाद। मोदी जी नमस्कार। मैं प्रयाग की सभी महिलाओं की तरफ से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपने कई बार महिलाओं को होम मेकर से आगे निकल के नेशन बिल्डर बनने के लिए कहा है कि वो नेशन मेकर बने। ये किस प्रकार संभव है? आप प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको कैसे लागू करेंगे, मैं ये जानना चाहती हूँ। शुरुआत इस बात से हो कि इतनी बड़ी संख्या में भाई पुरुष देख रहे हैं, उसकी जगह पे आज तो कम से कम महिलाएं दिखाई दे। कैमरा के सामने सारे पुरुष वर्ग ने कब्जा कर लिया है। उसकी जगह पे यही मानसिकता सबसे बड़ी समस्या है। ये बात सही है कि होम मेकर से नेशन मेकर हमारी नारी शक्ति कैसे बने। वैसे आज जो नारी की भूमिका है उसमें भी नेशन बिल्डिंग का बहुत बड़ा काम हो ही रहा है, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। जिस माँ ने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया होगा, जिस माँ ने अब्दुल कलाम को जन्म दिया होगा, जिस माँ ने सचिन तेंदुलकर को जन्म दिया होगा, जिस माँ ने ऐसी सक्षम हमारी बेटियों को जन्म दिया, साहस करने के लिए अवसर दिया, उन माताओं ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक जो सबसे बड़ा संकट मैं हमेशा अनुभव करता हूं वो है भेदभाव। सारी समस्याओं के जड़ में है भेदभाव। परिवार में भी बेटे की तरफ देखने का दृष्टिकोण एक, बेटी की तरफ देखने का दृष्टिकोण दूसरा। बगल के गांव में पढ़ने के लिए जाना है, बेटा है तो हाँ बेटा जाओ, बेटी है नहीं नहीं बेटा दूसरे गांव में तुम मत जाओ। ये जो एक फियर साइकोसिस भी है, एट द सेम टाइम भेदभाव भी है। इससे मुक्ति पाना, इसके लिए एक सामाजिक जागरण भी, अवसर भी, ये वातावरण बनाना बहुत आवश्यक है। समय की मांग है कि नारी के लिए कुछ चीजों के विषय में नो कॉम्प्रोमाइज एटीट्यूड होना चाहिए। जन्म लेने का स्वातंत्र आज नहीं है। आज हम सेक्स रेशियो देखें तो कितनी पीड़ा होती है। उसको जन्म लेने का स्वातंत्र हो, उसको शिक्षा पाने का स्वातंत्र हो, उसको स्वस्थ रहने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसको पाने का स्वातंत्र हो, शादी कब करनी उसका निर्णय करने का उसको स्वातंत्र होना चाहिए, परिवार कब बनाना उसका स्वातंत्र उसको मिलना चाहिए, परिवार कितना बड़ा बनाना, 2 बच्चे चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए, नहीं चाहिए, उसकी आवाज होनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको कैरियर तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर चीज अगर उसकी किसी और पर डिपेंडेंट होगी तो वो परिणाम हम चाहते हैं वैसा नहीं मिलेगा। और इसलिए भेदभाव से मुक्ति कैसे मिले, और मैंने जैसे कहा फ्रीडम ऑफ बर्थ, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, ऐसे अनेक बातें हैं जिस पर अगर हम बल देते हैं तो हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एंकर कोई नेक्स्ट प्लेस। चलिए अब हम अगले सवाल।
महिलाओं को आजादी होनी चाहिए, महिलाओं को अपने मन से जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के साथ चाय की चौपाल लगा रहे हैं। एक साथ 1200 जगहों पर महिलाओं से जुड़े हुए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। चाय चौपाल में महिलाओं से बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते। काफी पुरुष की जैसा नहीं होता, उसका बड़ी समझदार और तेज होती है। उसको समस्याएं समझ आती थी। ध्यान में आया कि बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं होने के कारण वो बच्चियां स्कूल छोड़ देती थी। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इस पर हम ध्यान दें, और मैंने तो गुजरात में एक बड़ा अभियान चलाया टॉयलेट बनाने का स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग, उसका हमें परिणाम भी मिला। और इसलिए एजुकेशन में, दूसरा एजुकेशन में भी हमने और भी अवसर देने चाहिए। सिर्फ उसको लिखना पढ़ना आ जाए इतना इनफ नहीं है, उसको स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको टेक्निकल एजुकेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए। शायद रिसर्च के फील्ड में अगर महिलाएं एंट्री करें, यहाँ है, रिसर्च के फील्ड में महिलाएं एंट्री करें, अद्भुत परिणाम दे सकती है। वो इतना फोकस और इतना फोकस एक्टिविटी करने की उनकी आदत होती है, एक नई पीढ़ी को बहुत कुछ दे सकती है। यानी सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन नहीं, लिटरेसी नहीं, और भी बहुत चीजों पर फोकस करके अगर हम बल दें, उनके लिए कुछ सुविधाएं भी विकसित करें, ऑनलाइन एजुकेशन का भी हम प्रयास करें। जो 40 पार कर गई हैं लेकिन पढ़ नहीं पाई हैं, उनके लिए भी हम महिलाओं को जोड़ेंगे। नहीं, ठीक है, आपको कैसा लगता है, आपके परिवार में कोई माँ अनपढ़ है तो क्या करोगे? ठीक नहीं, आप पढ़ाइए। तो किया, हमने एक बार जेल में देखा कि भाई जेल में कितने अनपढ़ लोग हैं, देखो, कोशिश की। तो और जो कैदी थे उन्होंने भी जिम्मा लिया, औरों को पढ़ाना शुरू किया। यानी एक व्यापक रूप से वायरल इफेक्ट के साथ इस काम को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बात सरकार के तहत सिर्फ कानून बनाने से नहीं होती है, व्यवस्थाएं विकसित करनी होती हैं। और दूसरा विषय है क्वालिटी ऑफ द टीचर। हमारे देश में वो पहले डॉक्टर बनना चाहता है, फिर इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, कुछ नहीं बनता है तो चलो यार टीचर बन जाओ। ये गिरावट नहीं आनी चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन भी बहुत ही प्रतिष्ठा वाला है, ये किया जा सकता है अगर उस माहौल को हम पकड़ते हैं। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए स्पेशल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है तो बेस्ट टीचर भी हमें मिल सकते हैं। आज विमेन टीचिंग प्रोफेशन में बहुत बड़ी मात्रा में आ रही हैं और इसलिए अब सरल हो गया है। विमेन एजुकेशन को बल देने का एक सुविधा ये बड़ी है कि बहुत बड़ी मात्रा में प्राइमरी एजुकेशन में विमेन टीचर्स की संख्या बहुत बढ़ रही है। ये अपने आप में एक अच्छा सिम्टम्स है। इसको कैसे हम कोरिलेट करें, हमें परिणाम मिलेगा। चलिए अब सीधा चलते हैं हम साकेत दिल्ली, जहां पे लोग इंतजार कर रहे हैं अपने प्रश्नों को लेके। हमें परिणाम मिलेगा। नमस्कार मोदी जी, मैं प्रेरणा शर्मा बोल रही हूँ सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल साउथ दिल्ली से। मैं आपकी चाय पे चर्चा पे अभी ज्वाइन कर रही हूँ। Today I'd like to ask you a question about the safety and security of women in our country. पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि महिलाओं के प्रति बलात्कार की बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. Even though laws are in place, loads of things are being done, it's still not sufficient because every day we hear of women being raped or women being molested. So I'd like to ask you कि क्या इस समस्या का कोई ठोस समाधान है और do we as Indian women have to live in fear forever? Thank you. हर समस्या का समाधान होता है, इरादा चाहिए, नियत चाहिए,
कुछ चीजें हैं जिसको हम रास्ते निकाल सकते हैं। जैसे हमारे देश में एनसीसी का नेटवर्क है, क्यों ना हम तय करें कि एनसीसी नेटवर्क में 50% विमेन कैडेट होंगे ही होंगे। देखिए माहौल बदलना शुरू होगा। पुलिसिंग में भर्ती उसके कारण बढ़ेगी। लीगल प्रोफेशन में जितनी ज्यादा मात्रा में विमेन आए, हमने कोशिश करनी चाहिए। उससे अवेयरनेस का लेवल बहुत बढ़ता जाएगा। दूसरा, पुरुषों के सामने ये बात आनी चाहिए, बार बार आनी चाहिए, और उनको हर पल कोई भी पुरुष पाप करता है तो हर पुरुष को उसकी शर्मिंदगी होनी चाहिए। आज क्या होता है, उसने किया, ये उसने किया, उससे नहीं चलेगा। पूरे पुरुष आलम को फील होना चाहिए ये मेरी बिरादरी में पाप कर रहा है। जहां तक ये हम सेंसिटाइज नहीं करते हैं, और कभी कभी तो जो बयानबाजी होती है उससे बड़ी पीड़ा होती है। कोई कपड़ों पे बोल देता है, कोई इधर बोल देता है। मुसीबत की जड़ जो है उस मर्द के सामने आवाज उठनी चाहिए, उसको मर्द कहलाने का अधिकार नहीं है। दूसरा, बातों से नहीं होता है। देखिए कैसे देश को मिसगाइड किया जा रहा है। पिछले बजट में भारत सरकार ने निर्भया कह करके 1000 करोड़ रुपीस का बजट दिया विमेन सेफ्टी के विषय को लेकर के। आज मुझे दुख के साथ कहना है, महिलाओं को पढ़ने के अवसर प्रदान करने होंगे, पुरुषों को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा। नरेंद्र मोदी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज। आज महिला दिवस है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी देश भर की महिलाओं से कर रहे हैं बात। सीधे लिए चलते हैं चाय चौपाल में। ये बात सही है कि हम जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसमें एक प्रमुख आवश्यकता जो मुझे लगती है वो आर्थिक स्वातंत्र्य की लगती है। अगर वो हर बात में डिपेंडेंट है, सब्जी लानी है तो पति को सुबह पूछोगा, फिर उसका मन हमेशा दबा हुआ रहता है। आर्थिक स्वातंत्र्य, इसके लिए महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। दूसरी बात है, आर्थिक प्रवृत्ति में इनकी भागीदारी बननी चाहिए। अगर भारत को अपना जीडीपी बढ़ाना है, अगर हमारी 50% पॉपुलेशन विमेन ये अगर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में जुड़ती हैं, आज नहीं ऐसा नहीं है, आज भी बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे एग्रीकल्चर, पशुपालन, टीचिंग, नर्सिंग, ऐसे कई क्षेत्र हैं कि जिसमें है, लेकिन ये संख्या बहुत बढ़ सकती है और बहुत बड़ी मात्रा में इसका उपयोग हो सकता है। कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हैंडीक्राफ्ट, बहुत सी महिलाओं में ये तजुर्बा है, लेकिन उसको अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, ट्रेनिंग से और काम करने वालों की संख्या बढ़े, उसको लिए फाइनेंस की अरेंजमेंट हो, मार्केटिंग की व्यवस्था हो, ऑनलाइन अगर प्लेटफॉर्म तैयार किए जाए, और ग्लोबल मार्केटिंग इज पॉसिबल। यानी हमारे महिलाओं के पास जो शक्ति है उसमें क्वालिटेटिव चेंज हम कैसे लाएं। अब जैसे आज भी मेरी इंप्रेशन ऐसी है, मैं एग्जैक्ट तो कोई पूछेगा तो मैं कोई सिद्ध नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं मानता हूं शायद टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने में पुरुष से महिला बहुत तेज है, बहुत आगे है। और ये मैं इस बात के आधार पर कहता हूं कि आप देख लीजिए, किचन में कोई भी नया टेक्नोलॉजी वाला इंस्ट्रूमेंट आया नहीं कि किचन में पहुंचा नहीं।
कितना ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन महिला, काम करने वाली महिला भी उसको ऑपरेट करना सीख जाती है। मतलब ईश्वर ने ये क्षमता रखी है। क्यों न हम एग्रीकल्चर सेक्टर हैं, आज भी हमारी महिलाओं को कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं खेती में जो उनके शरीर के साथ एक प्रकार का जुल्म है, करती वही है। जैसे बोइंग का काम होता है, अगर उसमें हम टेक्नोलॉजी लाएं और महिलाओं को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से जोड़ें, कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और इसलिए माइक्रो फाइनेंस की व्यवस्था जितनी ज़्यादा हो, हर महिला कोई न कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी से कैसे जुड़े, हर चीज़ में वो वैल्यू एडिशन कैसे करे, प्रोडक्टिविटी में उसका कंट्रीब्यूशन कैसे हो, और मार्केटिंग में बहुत बड़ा रोल कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों का एक होलिस्टिक अप्रोच हमारा होगा तो हम अवश्य ही अब जैसे आज हमारी महिलाएं खेती में काम करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा जोड़ करके हनी बी का काम भी उसके साथ अगर जोड़ दिया उसके खेत के साथ, आप देखिए देखते ही देखते हनी प्रोडक्ट करने में खेत में काम करते करते वो अपने आप डेवलप हो जाएगा, उसकी इनकम बढ़ जाएगी, हनी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी कितना बड़ा वो कंट्रीब्यूशन कर सकती है। छोटी छोटी चीज़ों में भी हम अगर ध्यान देते हैं तो हम बदलाव ला सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दानापुर पटना, जहां से लोग अपने सवाल लेके खड़े हैं। दानापुर पटना, जो इन्होंने बोला ना, आई हैव अ क्वेश्चन, शी कांट हियर मी। चलते हैं दानापुर पटना, जहां से आदरणीय मोदी जी, आपका दानापुर बिहार की महिलाओं की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर महिलाओं से उनकी विशिष्ट समस्याएं जैसे स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, पेयजल, शौच व सुरक्षा संबंधी विषयों पर चर्चा हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में ज्योति कुमारी आपसे सुरक्षा संबंधी एक प्रश्न पूछना चाह रही हैं। मोदी जी नमस्ते। मोदी जी नमस्ते। मेरा नाम ज्योति कुमारी है, मैं दानापुर बिहार से बोल रही हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न है कि पुलिस के पास जाने में महिलाओं की बहुत सुरक्षा नहीं है, तो क्या किया जाए कि पुलिस के पास जाने में महिलाओं की सुरक्षित किया जाए। ये बात सही है कि हमारे देश में पुलिस के विषय में जो छवि है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उस छवि को बदलने की कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे स्कूल के बच्चों का पुलिस स्टेशन में विजिट करने का कार्यक्रम हो, पुलिस से उनको सवाल जवाब का अवसर मिले, स्कूल में ही उनके मन में एक विषय बनेगा, भाई पुलिस की ये ड्यूटीज रहती है। आपको लगेगा कि इतना समय कितना लगेगा, मैं 50 चीज बता सकता हूं। अब जैसे मेरे यहाँ मैंने एक छोटा सा नियम बनाया है कि स्कूल का जब कहीं पर भी टूर जाती है तो स्कूल वालों को मैं कहता हूं आपके बस में 2 सीटें पुलिस वालों के लिए रखिए, हम पुलिस आपको देंगे। वो 6-7 दिन बच्चों के साथ रह करके आते हैं, यूनिफॉर्म में रहते हैं, बच्चों को भी पुलिस अपने लग जाता है, पुलिस वालों को भी बच्चों के प्रेम हो जाता है और उनका सुरक्षा का भी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। पूरे पुलिस के टेम्परामेंट में बदलाव आता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिस पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो पुलिस के एटीट्यूड को बदला जाए। दूसरा विषय है, आज क्या है, फिजिकल फिटनेस के आधार पर पुलिस रिक्रूटमेंट ज्यादा होता है, उसको पूरा बदलने की आवश्यकता है। गुजरात ने एक प्रयोग शुरू किया है, वी हैव स्टार्टेड कॉल्ड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। जो सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाहता है, जो पुलिस में जाना चाहता है, वो 10वीं कक्षा के बाद
वहाँ पर ग्रेजुएशन का कोर्स करेगा, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन का कोर्स करेगा, पूरी पढ़ाई ही पुलिसिंग में करेगा। वो मॉब साइकोलॉजी क्या होती है, क्राउड को कैसे डील करना होता है, कानून क्या है, सोशल टेंशन कैसे पैदा होते हैं, इन जुडिशरी सिस्टम क्या होता है, फॉरेंसिक वर्क क्या होता है, उसको ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, सॉफ्ट स्किल क्या होता है, ये पढ़ने के बाद फिर यूनिवर्सिटी में से पुलिस में रिक्रूटमेंट। तो आपको क्वालिटी मैन पावर मिलेगा। ये क्वालिटी मैन पावर मिलेगा तो विश्वास बढ़ेगा। एक सरल उपाय है, अधिक मात्रा में महिला पुलिसों की भर्ती। पुलिस थाने में महिला आए तो उसके साथ बातचीत करने वाली महिला पुलिस हो। ये अगर हमने शुरू किया तो अपने आप महिलाओं में एक विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़कर के वो पुलिस के पास अपनी बात बरत सकेगी, शिकायत कर पाएगी। कहीं कहीं पर आज टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जा सकता है। रूबरू में नहीं जा सकती, टेलीफोन के आधार पर अपनी बात रजिस्टर करवाएं और पुलिस उसको एक्शन ले, तो उसके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी कि भाई रूबरू नहीं जाना पड़ेगा, मैंने टेलीफोन पे बता दिया है, मुझे रिस्पांस मिला है। तो हम टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी 50 चीजों को जोड़ करके अल्टीमेट हम परिणाम ला सकते हैं। चलिए अगला सवाल। देश भर की महिलाओं के सवालों के जवाब नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। उन्हें कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे देश की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं को आज़ादी देने की जरूरत है, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देखते रहिए आज तक। महिला दिवस पर नरेंद्र मोदी की चाय चौपाल इस वक्त चल रही है। देश भर से महिलाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं और नरेंद्र मोदी उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। कर देती हैं और 99% में बैंकों को रिकवरी हो जाती है। बड़ी मुश्किल से कोई एकांत रहे जिसकी रिकवरी नहीं होती। तो ये मोस्ट एश्योर्ड बिजनेस है बैंकिंग के लिए, लेकिन चूंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा होना चाहिए, इसलिए उदासीनता है। इसमें हमने बदलाव लाना पड़ेगा, कोई नया मैकेनिज्म खोजना पड़ेगा ताकि महिलाओं को छोटे ग्रुप में भी काम करती हैं, उनको फाइनेंस का फ्लो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अगर ये चेन बना तो अवश्य ही इसका लाभ होता है। चर्चा पे अगला सवाल जो है हम संबलपुर से लेते हैं। वहाँ पे लोग जो है काफी इंतजार कर रहे हैं। संबलपुर चलते हैं। अवश्य ही इसका लाभ होता है। हेलो हेलो, नमस्ते मोदी जी। मोदी जी नमस्ते। मैं अफसाना अंजू बोल रही थी संबलपुर उड़ीसा से। नमस्ते। मोदी जी सबसे पहले तो मैं आपको बोलती हूँ, आप बात करते हैं। मोदी जी नमस्ते। मैं सुनाई देता है, आप बोलिए। बात करते हैं गुजरात के विकास की। आपने विकास भी किया है, बढ़ाया है वहाँ का विकास, पर मैं चाहती हूँ आप प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान में ये विकास हो। आज सबसे बड़ा अगर प्रश्न बोला जाए, आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज महिलाओं के ऊपर जो सुरक्षा है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन लग गया है। तो नरेंद्र मोदी चाय चौपाल में महिलाओं से बात कर रहे हैं। आज महिला दिवस भी है और किस तरह से महिलाओं को देश की मुख्य धारा में जोड़ा है, अपना विजन भी बता रहे हैं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की दूसरी चाय चौपाल इस वक्त सज रही है। चाय चौपाल में लोग लगे हैं तो जरूर होगा। थैंक यू। और एक और छोटा सा सवाल है कि क्या 2001 की तरह हम महिलाएं, हिंदुस्तान की महिलाएं, महिला सशक्तिकरण वर्ष 2014 से आगे की आपकी सरकार में देखें? आपका सुझाव अच्छा है। थैंक यू।
नमस्कार मोदी जी, मेरा नाम अंजुम चोपड़ा है। मैं भारतीय महिला टीम से क्रिकेट खेलती हूँ, नेतृत्व भी कर चुकी हूँ। शुरुआत में जब क्रिकेट खेलना शुरू किया, बहुत युवा उम्र से खेलना शुरू किया, तो कई लोग कहते थे कि खेल क्यों रहे हैं, पढ़ाई करिए और बाहर जाके नौकरी करिए, क्योंकि उस समय प्रोत्साहन खेल में, अगर हम 20 वर्ष पहले की बात करें तो थोड़ा सा कम था। लेकिन जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट अपनी फैमिली से मिला या घर परिवार से मिला, उतना काफ़ी था। क्योंकि एक समय ऐसा है जब भारतीय टीम का नेतृत्व करने का अवसर भी मिला और हम जीते भी, तो सभी लोगों ने सराहा और कहा कि ये सही मार्ग है और इसी पे चलना चाहिए। सो मुझे ये लगता है कि जितनी ज़्यादा, सिर्फ मैं एक अपील कर सकती हूँ, जैसा आपने कहा कि आप प्रोत्साहन देने में विश्वास रखते हैं और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगता है स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है जिससे हम हमेशा खुशी बांट पाते हैं और कोई अच्छी चीज़ लाते हैं। तो और अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ खेल में आगे आएंगी तो भारत का नाम और ज़्यादा रोशन होगा। मैं हमेशा इस बात को अनुभव करता हूँ कि स्पोर्ट्स में कोई लड़की कंट्रीब्यूट करती है, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को मुझे देना है तो उसकी माँ को देना है। माँ की ये हिम्मत होती है कि बेटी को भेजती है, जाते 5 बजे भी सो जाना, नहीं बेटी जाओ, उस माँ का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये क्रेडिट माँ को भी जानी चाहिए। अच्छी बात है। तो बहुत मात्रा में ये, और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आपके पतिदेव ने आपके लिए इतना, आपको इतना साहस करने के लिए अवसर दिया, बहुत बड़ी बात है। नमस्कार मोदी जी, मैं सुमा शिरूर पिछले 20 सालों से इंडियन शूटिंग टीम की सदस्य रही हूँ और 2004 के ओलंपिक्स में मैं अंतिम चरण तक पहुँची, फाइनलिस्ट रही और उसी वर्ष मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा एशियन चैम्पियनशिप में। और पिछले 20 सालों में 4 एशियन गेम्स, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं गई और लेकिन इस पूरे दौरान काफ़ी सारे चैलेंजेस मेरे सामने आए, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे पूरी तरह सपोर्ट किया। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते सबसे बड़ा चैलेंज है शादी और उसके साथ जो सांसारिक समस्याएं होती है। बच्चे हो जाने के बाद मैं अपने खेल को फिर भी मैं कंटिन्यू कर सकी और उस ऊंचे लेवल को मेंटेन कर सकी। मैं तो भाग्यशाली रही कि मुझे ऐसे बहुत अच्छा एक माहौल मिला और एक बहुत अच्छी फैमिली मिली जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन आज वुमेंस डे के दिन मैं यही चाहती हूँ कि हर एक महिला को ये अवसर मिलना चाहिए कि वो अपने ड्रीम्स को फॉलो कर सके, ना कि सिर्फ अपने बच्चे या पति के ड्रीम्स को एनकरेज करे और अपने ड्रीम्स को फॉलो करके अपने खेल को, महिला खिलाड़ी स्पेसिफिकली अपने खेल को बहुत ऊंचाइयों तक और लंबे तौर तक वो ले जा सके। मैंने आज प्रारंभ में कहा था कि कैरियर चूज करने का उसको फ्रीडम होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर वो, उसको बेचारी को शादी होते ही सारी दुनिया बदल जाती है, सब छोड़ना पड़ता है, नई दुनिया बसानी पड़ती है। और इसलिए एक सामाजिक माहौल होना चाहिए। ठीक है, आपको ये करना है, आप करते रहिए, शादी की है, ठीक है, करते रहिए। ये एक, और उसका गर्व होना चाहिए। किसी ने ऐसी सफलता पाई है तो जैसे हम स्पोर्ट्स में उसका एक गौरव करते हैं, लेकिन उसने जीवन व्यवस्था को भी इस प्रकार से ढाला है, ये भी अपने आप में गौरव का विषय होना चाहिए। तो आपने अपने जीवन को इस प्रकार से ढाला है, ये भी एक इंस्पिरेशन है। मैं डॉक्टर भारती कश्यप हूँ, मैं झारखंड के रांची से आई हूँ। मोदी जी, हमारा पूरा परिवार 3 पुश्तों से ससुराल और मायके में सभी लोगों ने नेत्र चिकित्सा में बहुत श्रेष्ठ सेवा दी। सारा परिवार एक समय आया जब अमेरिका चले गए, तो मैं और मेरे पति ने अमेरिका के लेवल का, स्टैंडर्ड का, रांची जैसे पिछड़े जगह में एक NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल बनाया। उस समय बिहार, पूरे उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में एक भी आई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं था जिसे NABH की मान्यता प्राप्त थी। और उस समय हमने 2 बहुत बड़ा अभियान चलाया, एक नेत्रदान अभियान और दूसरा विजन फॉर यंग झारखंड। तो वो अभियान चलाया तो नेत्रदान भी पहला करवाया बिहार झारखंड का, और बिहार झारखंड का पहला नेत्र प्रत्यारोपण भी हमने किया।
इसके अलावा जब हमने विजन फॉर यंग झारखंड शुरू किया तो हम सारंडा एक्शन प्लान, सरयू एक्शन प्लान और पलामू के दूर दराज के नक्सल प्रभावित एरिया में गए और ऐसे समय में गए जब नक्सली अपना शहादत सप्ताह मना रहे थे और पूरा नक्सल बनता। हम रोड मार्ग से गए और हमने सैकड़ों छोटे छोटे बच्चों की मोतियाबिंद की ऑपरेशन किया, क्योंकि कैंप में इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता बच्चों का। उनको स्कूल भेजा, जीवन की पहली किताब दी और उसके अलावा हमने एक प्रयोग किया, वो था मोबाइल विजन सेंटर। और हमने उसके तहत 7 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की आंखों की जांच की, उनको चश्मा दिया फ्री में और चश्मा स्कूल में पहुंचा दिया, क्योंकि वो बच्चे चश्मा जांच के लिए रांची नहीं आ सकते थे। बट मेरा एक सवाल है कि मैं पलामू, लातेहार और सारंडा के जंगलों में चली जाती हूँ, लेकिन जो हमारे राज्य में जो सरकार की जो स्कीम है उसमें केवल मोतियाबिंद की स्कीम नहीं है, वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की है, प्री मैच्योर बेबी के आंखों के लेज़र की है, नेत्र प्रत्यारोपण की है, नेत्र दान में सहायता की है। मगर जो हमारे सरकार के लोग जो हमारे स्टेट में, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड लेस शाइनिंग इंडिया है, यहाँ पे सरकार के लोग जो हमारे जैसे डॉक्टर हैं जो काफ़ी कुछ करना चाहते हैं और काफ़ी कुछ करके दिखाया भी है, लेकिन हमारे साथ वो पार्टनरशिप नहीं करते, हमें प्रमोट नहीं करते। और अगर जिनकी सरकार है हम उनके साथ काम करते तब तक तो वो हमें बस कर देते हैं, और जब उनको पता चलता है कि जिनकी सरकार है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और अब उनकी सरकार जाने वाली है तो उनका सपोर्ट ही बंद हो जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप किस तरह से हमारे जैसे लोगों को सरकार की योजनाओं में जोड़ेंगे। हमारे देश में हेल्थ सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को बहुत अग्रिमता देने की ज़रूरत है, और जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को बढ़ मिला है, बहुत फ़ायदा हुआ है। जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उससे मैं जब बहुत बच्चा था, छोटा, तो मेरे गांव के एक डॉक्टर थे, वो हर वर्ष 1 महीना बिहार, जब संयुक्त बिहार था, वहाँ जाते थे। वो आँखों के डॉक्टर थे और वो वहाँ नेत्र शिविर लगाते थे महीने भर, और मेरे गांव से जाते थे, कुछ वॉलंटियर्स भी उनके साथ जाते थे। तो हम जब बाहर वापस आते थे तो हमें सुनने को मिलता था कि वो क्या स्थिति है। और ये ठीक है, कब तो काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सोचना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपने नेत्रमणि की बात की तो यहाँ सब आपको हैरानी होगी। गुजरात में जैसे आप मेडिकल कैंप लगा रही हैं, बच्चों को चेक करती हैं, हमने एक और प्रयोग किया गुजरात में, एक 1 स्टेप अहेड, और उसमें हमने महिलाओं से चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। एक साथ 1200 जगह पर हम कुछ देर में आपको दोबारा लिए चलेंगे। देखते रहिए आज तक। महिला दिवस पर नरेंद्र मोदी की चाय चौपाल, एक साथ 1200 जगहों पर महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सीधे आपको लिए चलते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना और मैंने ये देखा कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में मेरे यहाँ हालत बड़ी ख़राब है, तो सरकारी राह पर हमने काम शुरू किया। गांव-गांव जाना, भिक्षा मांगना, बेटी को पढ़ाने के लिए वचन मांगना वगैरह शुरू किया। तो मेरे मन में एक विचार आया कि सरकार तो ये सब कर रही है, मोदी तुम क्या कर रहे हो? दैट क्वेश्चन वॉज देयर इन माई माइंड। उसमें से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला। आप जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में कोई मुख्यमंत्री कहीं पर भी जाता है तो उसको भेंट्स, बहुत सारी भेंट सौगात मिलती हैं। कहीं जाता है तलवार मिलती हैं, कहीं चांदी का रथ मिल जाता है, कभी बढ़िया बढ़िया शॉल मिल जाती है, कभी अच्छे अच्छे पेंटिंग मिल जाते हैं, बहुत चीज़ें मिलती हैं और इतनी अच्छी होती है कि मन करता है हम भी हमारे दीवार पर उसको रखें, घर में रखें, मन करता है। मैंने तय किया, मुख्यमंत्री बना तब से, कि मुझे जितनी भी गिफ्ट मिलती हैं वो मैं सरकारी खजाने में जमा करवाता हूं और फिर उसका हर 3 महीने 4 महीने पर ऑक्शन करता हूं। सरकार करवाती है ऑक्शन, और उसमें से जो पैसे आते हैं वो सारे पैसे गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए मैं खर्च कर देता हूं। 1200 जगहों पर महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सीधे आपको लिए चलते हैं। जब मैं मुख्यमंत्री बना और मैंने ये देखा कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में मेरे यहाँ हालत बड़ी खराब है, तो सरकारी राह पर हमने काम शुरू किया। गांव-गांव जाना, भिक्षा मांगना, बेटी को पढ़ाने के लिए वचन मांगना वगैरह शुरू किया। तो मेरे मन में एक विचार आया कि सरकार तो ये सब कर रही है, मोदी तुम क्या कर रहे हो? दैट क्वेश्चन वॉज देयर इन माय माइंड। उसमें से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला। आप जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में कोई मुख्यमंत्री कहीं पर भी जाता है तो उसको भेंट्स, बहुत सारी भेंट सौगात मिलती हैं। कहीं जाता है तलवार मिलती है, कभी बढ़िया बढ़िया शॉल मिल जाती है, कभी अच्छे अच्छे पेंटिंग मिल जाते हैं, बहुत चीज़ें मिलती हैं।
आपको जानकर के आश्चर्य होगा, मेरे राज्य में 1 डजन से ज़्यादा मुख्यमंत्री हो गए और सरकारी खजाने में सब ने मिलाकर के 200-250 चीज़ें जमा करवाई थी, और वो भी कहीं रिबन काटी हुई कैंची जमा करवा दी थी, कहीं पर वो चूना लगाने वाला जो होता है वो लगा रखा था। मैंने शायद अंदाज है मेरा 3-4 हज़ार चीज़ें जमा करवाई है मेरे कार्यकाल में। तो उन सब मुख्यमंत्रियों की 250 हैं, और अब तक ये जो पैसे जमा हुए हैं वो अमाउंट है 70 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपीस। तो मुझे इस बात का संतोष है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो कुछ लेकर के नहीं जाएगा वो रस सब पर आरोप लगता है, लेकर के जाते हैं तो ये काम करने का, और मुझे इसका बड़ा संतोष है, मुझे एक आनंद है कि मुझे एक सरकार के नाते काम करूं, वो तो ठीक है, लेकिन एक नागरिक के नाते भी मेरा कोई दायित्व बनता है जिसको मैंने सरकार के अतिरिक्त भी उसको जिम्मा निभाना चाहिए। उसी में से प्रेरणा मिली, और आज उन पैसों का उपयोग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए और उनको प्रोत्साहन देने के लिए मैं लगाता रहता हूं। उसमें से महिलाएं आगे कैसे बढ़ें, महिलाओं की क्या समस्याएं हैं समाज में, देश में उनकी भागीदारी कैसे हो, ये तमाम सवाल महिलाएं देश भर के नरेंद्र मोदी से पूछ रही हैं और वो उनके जवाब दे रहे हैं। तुरंत होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महिला दिवस पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की स्पेशल चर्चा चल रही है। चर्चा महिलाओं के साथ एक साथ 1200 जगहों पर। Good evening, Mr. Modi. My name is Armeen Modi and I work in villages. We have our village girls and women. And we'd like to share with you some of our initiatives. As you can see, there are girls sitting who are learning karate, who have won gold and silver medals in national and state level competitions. We have given 1,000 bicycles to girls to arrest dropout rates and early marriages. My suggestion to you is if I think you have all bureaucrats and politicians send their children to the government schools will change in a great hurry. There'll be access, there'll be transport, there'll be toilets, there'll be desks and benches, there'll be better quality of teaching, there'll be infrastructure. Think about my radical suggestion. Thank you very much for giving me an opportunity to express my views. मोदी जी, नमस्कार, मैं अनन्या गोयल हूँ पुणे से। मोदी जी, आपने कुछ समय पहले बेलगांव से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एम्पावरमेंट के ऊपर अपने विचार दिए थे। मैं जानना चाहती हूँ कि इन महिलाओं के लिए, शहरी महिलाओं के लिए आपके क्या विचार हैं और आप क्या कदम उठाने वाले हैं? थैंक यू। ग्रामीण महिलाओं के संबंध में मैंने जो विषय रखे थे, शहर में भी एक तो तबका होता है कि जो अति सुखी लोग रहते हैं, एक लोग होते हैं जो मिडिल क्लास की सोसाइटी रहे, लेकिन बहुत बड़ा तबका होता है जो बहुत गरीब लोग रहते हैं। वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चालियों में रहते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं। इन तीनों प्रकार के लोगों की समस्या अलग अलग है। सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन को हम लोगों ने प्रॉब्लम माना है, और इस साइकिल के कारण हमने समस्याओं को बढ़ने में शासन ने ही कोई न कोई रोल प्ले किया है।
अब हमने हमारे सोच में ही परिवर्तन लाना चाहिए कि अर्बनाइजेशन ये प्रॉब्लम लगता होगा, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, अवसर है। अगर हम उसको अवसर मान करके व्यवस्थाओं को विकसित करें तो शहरी जीवन में भी बाहर से आने वाले लोगों की जिंदगी में काफी कुछ हम संतोषजनक सुधार दे सकते हैं। कुछ प्राथमिक सुविधाओं के, जैसे बड़े शहरों में इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं, क्यों ना हम इंटरव्यू के लिए आने वाले लोगों के लिए मैक्सिम अरेंजमेंट वाला एक पूरा ही व्यवस्था बना करके रखें। वो सुबह आए, अपना नहाना धोना, इंटरव्यू देने चला जाना, शाम को वापस चले जाएं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटा सा भी प्रयास, जो सारे इंटरव्यू बड़े शहरों में होते हैं, हर दिन 5-10 हज़ार लड़के तो कहीं न कहीं से वहाँ इंटरव्यू के लिए आते ही होंगे। अगर उनके लिए एक व्यवस्था रहती है, उनको अलग ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, जीवन में बदलाव आएगा। वहाँ पर जो लोग रहते हैं, कभी तो स्थिति क्या होती है, एक घर के अंदर नल में पानी जा रहा है, वो एक प्लम्बर ढूंढ रहा है, उसको प्लम्बर नहीं मिल रहा है। हम अगर उस प्रकार का एक मैकेनिज्म सेट करें कि कहीं झुग्गी झोपड़ी में प्लम्बर का काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसको दिन भर भाई कल तुम्हारे लिए इतना असाइनमेंट है, तुम ये काम करके आओ। ये सारी चीजें आज मोबाइल गवर्नेंस से संभव है। हम उसको मैसेज दे सकते हैं। हम एक नेटवर्क खड़ा करें तो जिसको पानी के नल के लीकेज होने की परेशानी है वो भी दूर होगी। जो दिन रात एक प्लम्बर नौकरी ढूंढ रहा है उसको काम मिल जाएगा, उसका समय बर्बाद नहीं होगा। वो तय कर लेगा कि ये 10 किलोमीटर के रेंज में मेरा इतना काम है, आज एक दिन भर में इसी पर मैपिंग करके वो काम कर लेगा। वरना क्या करता है वो बेचारा 20-20 किलोमीटर साइकिलिंग करता है। ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हो सकती है। जैसे एक हमने प्रयोग किया, क्रिकेट वाले जानते हैं वनडे गवर्नेंस, हमने शुरू किया वनडे क्रिकेट होती है, वनडे क्रिकेट, हमने शुरू किया वनडे गवर्नेंस। 80, 100, 150, 200 ऐसा करते करते जितनी सेवाएं हैं, सुबह आओ अपना लिफाफा रख के जाओ, शाम को वापस जाते आपको काम हो जाएगा, आपका समय बच जाता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधा होती। जहां झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ, पानी, सैनिटेशन, जितना ज्यादा हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए जितनी आवश्यकता है इस पर बल देंगे तो हेल्थ संबंधित सवाल बहुत कम हो जाएंगे। तीसरी बात है, अब इस देश को तय करना चाहिए और मैं आपको वादा करता हूं माताओं बहनें, दो 2022 में भारत की आजादी को 75 साल होंगे, 75 ईयर होंगे। देश के लिए, आजादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनको हम याद करें। हम याद करके तय करें कि 75 साल जब आजादी के होंगे तब हम उनको कैसा देश सुपुर्द करेंगे, अभी से तय करना चाहिए। मेरे मन में सपना है कि जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो तब हिंदुस्तान का हर परिवार को रहने के लिए घर हो। घर मतलब सिर्फ 4 दीवारी और छत नहीं। मैं जब घर की बात करता हूं तब घर का मतलब है उसमें बिजली हो, उसमें नल हो, नल में पानी भी हो, वरना ऐसा ना हो नल हो पानी ना हो। उसको बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, नजदीक में कहीं कहीं पढ़ने की व्यवस्था हो। अगर इतना, और शौचालय हो, ऐसा घर, चाहे वो शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, गांव में रहता हो, आजादी के 75 साल ये लक्ष्य लेकर के हमारे देश में हमने एक बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। और ये अभियान चलेगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट के कारखाने चलेंगे, लोहे के कारखाने चलेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर लेबर को काम मिल जाएगा, काम करने वाले नौजवान कम पड़ जाएंगे, इतना काम निकलेगा और देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और इसका सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट एजुकेशन पे होगा, हेल्थ पर होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट अपने आप होगा। और इसलिए एक मिशन मोड में हमारे देश में
और मुझे जब भी देश की सेवा करने का मौका मिला, मैंने गुजरात में बेड़ा उठाया है, कर रहा हूं, तेजी से कर रहा हूं। जब देश की सेवा करने का मौका मिलेगा और आप माता बहनों को आशीर्वाद से मुझे जरूर मिलेगा, उस समय मेरे मन में एक सपना, ये काम मैं करके रहना चाहता हूं कि देश जब आजादी के 75 साल मनाए, तब गरीब से गरीब परिवार क्यों ना हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला क्यों ना हो, उसका अपना घर हो, घर में नल हो, नल में पानी हो, शौचालय हो, बिजली हो, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, नजदीक में हेल्थ की सुविधा हो, इतना भी अगर कर लें, पूरा क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। नरेंद्र मोदी देश भर की महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो महिलाओं के लिए क्या करेंगे, किस तरह का भारत बनाने का उनका सपना है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। चाय की चुस्की के साथ देश भर में मौजूद महिलाओं से बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। आपको सीधे हम लिए चलते हैं। And the whole of the Ugandan committee here is the Indian community here is very excited with Chai Pe Charcha. नमस्ते मोदी जी। हमारे इंडिया में जो लेडीज है वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं ला पाती, तो हमारी लेडीज को स्पोर्ट्स में एक्सेल ज्यादा हो सके, इसके लिए आपकी राय क्या है कि हम कैसे उसको एनकरेज करें, सपोर्ट करें और इंसेंटिव्स दें? चलिए अगली डेस्टिनेशन है लंदन। जानते हैं कि वहाँ पे क्या सजेशंस दी जा रही हैं। नमस्कार नरेंद्र भाई, मैं अलका सा लंदन से बात कर रही हूँ। यहाँ पे आज का ये प्रोग्राम आई फॉर यूनिटी के यंग प्रोफेशनल ने किया है और मुझे आपसे एक बात करनी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके कि यहाँ पे हम यूके में महिलाओं को मैटरनिटी के लिए 52 वीक्स की छुट्टियाँ मिलती है, जबकि भारत में महिलाओं को ओनली 26 वीक की छुट्टियाँ। मल्टीनेशनल कंपनियां भी अपने विचारों से अलग अलग छुट्टियां अलग अलग देश में देती है, भारत की महिलाओं को अलग रखती है। तो आपको मुझे ये कहना है कि ये बहुत गलत है। अगर हमें यहाँ पे 26 वीक कंपलसरी और 26 वीक बच्चों को संभालने के लिए मिलता है, तो वहाँ भारत की महिलाओं को अपने लिए और अपने भविष्य को संभालने के लिए पूरी छुट्टियां नहीं मिलती। उसके लिए आपका क्या सुझाव है? नेक्स्ट सजेशन इज फ्रॉम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। Namaskar, Shri Modi ji. I'm Sunu Sharma speaking from Sydney, Australia. We're very excited to be part of this church, connecting with you together. Firstly, we just want to say how much we appreciate that in all your speeches, you say at the beginning, you say one Mata Vijay and Vande Mataram. We know that every time when you do this, that you are empowering women. And in this way, you will empower and will go very much respected. Secondly, I just wanted to ask you that in Australia, we have got women contributing towards public life in transportation system, as ticket collectors, as bus drivers, and as officers. Do you agree that in India, we will also see women in these jobs working with greater respect in the public? How do you think we can encourage this in India? How long do you think it will take? Thank you. जयपुर से भी लोग जुटे हुए हैं, उनकी क्या सजेशंस आइए सुनते हैं। देश की 1200 जगहों के अलावा विदेशों में भी नरेंद्र मोदी महिलाओं से बात कर रहे हैं, जो भारतीय महिलाएं वहां पर हैं। सिडनी और लंदन जैसे शहरों से नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सवाल सुने, उनके जवाब दिए। देखते रहिए आज तक।